So students, hardly 20 days are left for your GATE exam and these are in fact most crucial 20 days from preparation point of view. इन 20 days में आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रहती है, आपकी प्लानिंग कैसी रहती है, उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी कि आपका इस साल का गेट स्कोर क्या होता है. सो हाउ यू शुड स्पेंड योर 20 days. आपको अपनी प्लानिंग जो है, आपका प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई एम गगन लड्ढा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एसेंट गेट एकेडमी, इंडिया's pioneer institute for providing e-learning classes for gate mechanical, and just be with me till the end of this video and I guarantee that this video will prove a boon for your preparation. So the very first thing is the revision. दोस्तों, हमारी अगर प्रिपरेशन अब तक बहुत ही स्कैटर्ड वे में है तो अब समय है उसको समेटने का. अगर हमारी प्रिपरेशन बिखरी हुई है अब तक तो अब उसको समेटने का समय है, और ये पॉसिबल है अगर आपके पास एक प्रॉपर रिवीजन प्लानिंग है, एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजीज है. और जितना ज़्यादा आपका रिवीजन रहेगा, माइंड माय वर्ड्स, जितना ज़्यादा आपका रिवीजन रहेगा और जितना अच्छे तरीके से आपने किसी सब्जेक्ट को रिवाइज किया है तो उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपकी हाईएस्ट हो जाती है. बट ये रिवीजन कैसा रहना चाहिए? रिवीजन जनरली हम समझते हैं कि जो शॉर्ट नोट्स हमारे हैं उसी को हम पढ़ लिए, 3 बार 4 बार पढ़ लिए तो उसको हम रिवीजन समझते हैं. दैट इज़ नॉट द रिवीजन. रिवीजन में आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स तो आपको पढ़ने ही है, जो नोट्स आपने बनाए हैं इनफैक्ट वो बहुत ज़रूरी नोट्स हैं, उन शॉर्ट नोट्स को आपको पढ़ना है. प्लस साथ ही साथ जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस, स्पेशली प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस ही अभी आपको सॉल्व करने हैं, तो उन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. नॉट ओनली दिस, इसके अलावा अगर आपने मेरे पहले के वीडियोज़ देखे होंगे प्रिपरेशन के, तो मैं हमेशा से एक चीज़ कहते आया हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क करके रख लीजिए जो आपसे एक बार में नहीं बनते हैं. ओके, तो ये वो टाइम है जो क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये टाइम है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन है थोड़े से कंसेप्चुअल है जहां हो सकता है कि आपका दिमाग एक बार में काम नहीं करता है, तो उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने का टाइम है ये. ओके, तो आपको क्वेश्चंस कौन कौन से सॉल्व करने हैं? एक तो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड, इसके अलावा जो भी आपने बुकलेट के क्वेश्चंस या जिस भी सोर्स से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उसमें जो जो क्वेश्चन आपने टिक करके रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपसे एक बार में सॉल्व नहीं हुए थे उस टाइम, उन क्वेश्चंस को अब आपको सॉल्व करके देखना है. नेक्स्ट थिंग इज द टेस्ट सीरीज. अब टेस्ट सीरीज में भी जनरली हमसे गलतियां ये होती है कि हम अपनी प्रिपरेशन के लेवल के हिसाब से टेस्ट सीरीज की प्लानिंग नहीं करते हैं. हमने एक टॉपर का वीडियो देख लिया, उसने बोला कि मैं रोज टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था, रोज उसकी एनालिसिस करता था, हम ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो करने लगते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका प्रिपरेशन का लेवल डिफरेंट था, आपका प्रिपरेशन का लेवल डिफरेंट है. तो आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है. ऐसा नहीं कि रोज रोज आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं. अगर आपका प्रिपरेशन लेवल काफ़ी अच्छा है, अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, आपने कई बार 4 to 5 टाइम्स अगर आपका रिवीजन हो चुका है, देन नो डाउट आप डेली टेस्ट दीजिए और डेली उसकी एनालिसिस कीजिए, और उसके साथ ही साथ आपको उसके साथ रिवर्स प्रिपरेशन करनी है. रिवर्स प्रिपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपके पास आए जिन टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप फिर रिवर्स में उस टॉपिक के पास जाते हैं और उस टॉपिक से फिर और क्वेश्चंस बना के देखते हैं, देन यू गो फॉर द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज. तो इस तरह से सॉल्व करना, इस तरह से देना टेस्ट सीरीज, इस तरह की आपकी जो प्रिपरेशन रहती है, डेट इज कॉल्ड एज द रिवर्स प्रिपरेशन. तो अगर आपकी प्रिपरेशन का लेवल अच्छा है, इफ यू आर गेटिंग 50-55 प्लस मार्क्स इन योर टेस्ट सीरीज, देन इट्स गुड कि आप डेली के डेली आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए, नो डाउट, और उस टेस्ट सीरीज की एनालिसिस करनी चाहिए एंड देन उसके हिसाब से आपको अपनी रिवर्स प्रिपरेशन करनी चाहिए. बट अगर आपका प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा सा कम है, अगर आपके 5 से 6 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर्ड है, बाकी के सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर आपके टेस्ट सीरीज में 25 to 30 मार्क्स तक ही आ रहे हैं, देन व्हाट यू शुड डू इज कि आपको अल्टरनेट डेज या फिर 2 दिन 3 दिन की आड़ से ही आपको टेस्ट देनी है. और उसमें भी आपको क्या करना है कि जैसे आपने सपोज अभी आपके 5 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर है, आपने उसका रिविजन किया एंड देन उसकी टेस्ट दी, देन नेक्स्ट जो टेस्ट आपको देनी है, तो नेक्स्ट टेस्ट के पहले आप एक सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट आप और कंप्लीट करिए. फिर उसके बाद आपके 6 सब्जेक्ट हो गए, उसके साथ फिर आप टेस्ट दीजिए. फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के पहले एक सब्जेक्ट और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और उसके साथ फिर बाकी की टेस्ट सीरीज दीजिए. तो ये हमारा तरीका होना चाहिए कि एक एक सब्जेक्ट हम रिवाइज भी करते जा रहे हैं, प्लस साथ ही साथ टेस्ट भी हम देते जा रहे हैं. बट रिविजन में हमारा फोकस ज़्यादा रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारा जो कुछ एक सब्जेक्ट जो है, कुछ एक सब्जेक्ट का पार्ट जो है वो छूटा हुआ है, तो रिविजन में हमारा फोकस रहना चाहिए. नो डाउट टेस्ट सीरीज में तो रहना चाहिए, बट साथ ही साथ हमारा रिविजन में बहुत फोकस रहना चाहिए.
नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स पे जिनकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो अभी टेस्ट अगर दे रहे हैं तो 5 to 10 मार्क उनके आ रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हम देते हैं तो और ज़्यादा डीमोरलाइज हो रहे हैं क्योंकि इतने कम मार्क्स हमारे आ रहे हैं। सो अगर ऐसा कुछ अगर आपके साथ केस है देन यू मस्ट नॉट अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज फर्दर। अब आपको फर्दर टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। अब आपको अपना मोराल जो है वो बूस्ट करके रखना है। तो इसके लिए क्या करना है, यू मस्ट सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाइए, और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि उसको टाइमिंग के साथ सॉल्व करिए, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज तो दे रहे नहीं हैं तो आप उसको टाइमिंग और एक्यूरेसी के साथ उसको सॉल्व करिए। आपने डेली के कुछ क्वेश्चंस निकाले, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उस क्वेश्चन के 25-30 क्वेश्चंस जो भी है आपने उसको निकाला, और उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट आपने अपने आप को एक टाइम अलॉट कर दिया कि इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चंस सॉल्व करने ही हैं। देन आपने उस क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उसको एक्यूरेटली सॉल्व किया, लास्ट तक आंसर आने तक सॉल्व किया। ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं जैसा कि मैंने बताया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस में ही अब आपको फोकस करना है, बाकी जगह अब आपको फोकस नहीं करना है। सेम केस एप्लीकेबल फॉर दोस्त जिनके 5 से 6 सब्जेक्ट हुए हैं, बाकी के सब्जेक्ट छूटे हैं, तो उनको क्या करना है, बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए यू मस्ट फॉलो ओनली प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस। अब इतना टाइम नहीं है कि बाकी के सब्जेक्ट को हम पूरी तरह से डेप्थ में पढ़ सके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाती है कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, और बिलीव मी कि उसी तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर मिलेंगे। 5 से 6 सब्जेक्ट आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड है ही, बाकी के सब्जेक्ट में अगर आप प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 60 to 70% मार्क्स आप उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो यही आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। और जिनके बहुत कम सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ टाइम अलॉट करके प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस की ही टेस्ट देनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी एंड टाइमिंग। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना। और एक्यूरेसी को ये ओवरनाइट में इम्प्रूव होने वाली चीज़ नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एग्जाम के एक रात पहले आपने सोचा कि कल मैं सारी चीज़ एक्यूरेट बनाऊंगा तो आपसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपको अपनी प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। जब भी आप रिविजन के भी जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन को आपको फिनिश तक ले जाना है, उसके आंसर तक लेके आना है। और इसलिए मैंने सबसे अच्छा तरीका आपको यही बताया कि कुछ क्वेश्चंस को आप अपने आप को अलॉट कर लीजिए कि इतने क्वेश्चंस मुझे इतने टाइम में करना है, और उन क्वेश्चंस को आपको एंड तक लाके आंसर तक लाके आपको छोड़ना है। और डेली के एटलीस्ट 100 to 150 क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट रोज की अपनी प्रैक्टिस रखना है कि कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको रोज के सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट थिंग इज टू इम्प्रूव द टाइमिंग। टाइमिंग आपकी धीरे धीरे इंप्रूव होते जाती है, जैसे जैसे आप टेस्ट देते हैं, जैसे जैसे आप रिविजन करते हैं, आपकी उस चीज़ में जैसे जैसे परफेक्शन आता है, आपकी टाइमिंग उसमें इंप्रूव होते जाती है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है टाइमिंग के लिए, डेट इज़ द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को आप साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो वर्चुअल कैलकुलेटर आपका है, उस कैलकुलेटर की आप हैबिट डाल दीजिए। कौन से फंक्शन आपके किस तरह से होते हैं ये आपको यूज़ करना बिल्कुल आसानी से आना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं, ऑब्वियसली उसी के साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो वर्चुअल कैलकुलेटर हमारे पास रहता है, वही वर्चुअल कैलकुलेटर के साथ आपको उन टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू रिपीट एनी मिस्टेक। आपका अब जो टारगेट रहना चाहिए वो आपका टारगेट सिर्फ यही रहना चाहिए कि मैं जितनी भी टेस्ट दे रहा हूँ, प्रीवियस टेस्ट में मैंने जितनी भी मिस्टेक की थी उन मिस्टेक को मुझे रिपीट नहीं करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ अब आपके साथ है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ कम्पीट नहीं करना है। और फ्रेंड के साथ कम्पीट करके आप कर भी क्या लेंगे? आप मुश्किल से अपने दोस्तों में 40-50 दोस्तों को जानते होंगे, सब ज़्यादा मैं हायर एंड की बात कर रहा हूँ। हार्डली जो अच्छे से जानते होंगे 5 से 10 दोस्तों को जानते होंगे। तो क्या आप सिर्फ उन 10 दोस्तों से कम्पीट कर रहे हैं क्या एग्जाम में? नहीं, आप 2 लाख लोगों से कम्पीट कर रहे हैं। और आपको ये भी नहीं पता कि जो जिनसे आप कम्पीट कर रहे हैं उनका प्रिपरेशन लेवल कैसा है, वो क्या चीज़ उन्होंने की है, क्या चीज़ नहीं की है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपटीशन एनालिसिस का कोई सेंस नहीं होता है। तो इसलिए अब आपको जो कंपटीशन करना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप से करना है। अगर आप अपने फ्रेंड की चीज़ें देखेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा या तो डिप्रेस हो जाए। अगर उसका अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है तो आप डिप्रेस हो जाएंगे कि यार मेरा तो उतना अच्छा नहीं हो रहा है, या अगर उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यार मैं इतनी पढ़ाई में आसानी से मैं जब इतना कर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छा कर पाऊंगा। तो इसलिए आपको किसी और से कम्पीट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कम्पीट करना है। और जैसा कि मैंने बताया, अब आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए कि मैं जो मिस्टेक्स मैंने प्रीवियस टेस्ट में किए हैं
उन सारी मिस्टेक को मैं रिपीट नहीं करूँगा। फिर इस टेस्ट में जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, इन मिस्टेक्स को मैं अगली टेस्ट में नहीं करूँगा। इस तरह से भी अगर आप करते हैं, आई गारंटी यू कि आप 10 से 15 मार्क्स अपने आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं गेट एग्जाम में। क्योंकि जनरली जो मिस्टेक होती है वो ज़्यादातर सिली मिस्टेक्स ही हमारी होती है, जिससे हमारा नेगेटिव मार्किंग होता है। और नेगेटिव मार्किंग इनफैक्ट बहुत ही ख़राब चीज़ है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनफैक्ट आपको जो चीज़ आपकी पॉजिटिव में जानी चाहिए थी, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है देन इट्स वेल एंड गुड, आप उसको अटैम्प्ट ही नहीं करते हैं। पर आपको वो क्वेश्चन आता है, आपने उसको अटैम्प्ट किया, आपका गलत आंसर आ गया, आपने उसको टिक कर दिया, तो पॉजिटिव होने के बजाय और नेगेटिव हो गया। तो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपका जो माइनस होगा, आपका +2 जाना चाहिए था, बट वो -0.66 हो गया। तो अल्टीमेटली 2.66 मार्क्स आपने अपना लूज कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण। तो ये चीज़ आप सोच लीजिए कि कुछ भी हो जाए, मैं सिली मिस्टेक तो नहीं करूँगा। मैं एक्यूरेसी जो है वो आपको 100% तक मेंटेन करनी है, ओके। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, आप मत अटैम्प्ट करिए। आप अननेसेसरली किसी चीज़ को अटैम्प्ट करेंगे तो वो अल्टीमेटली आपके मार्क्स को डिक्रीज करेगी। सो जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन एंड गिव योर बेस्ट। ये आपका मंत्र हो जाना चाहिए आज के बाद, दैट आई हैव टू गिव माई बेस्ट। मेरा जो बेस्ट है वो मैं किसी भी तरीके से दूंगा। और हर टेस्ट के बाद आपको सिर्फ यही सोचना है कि क्या ये मेरा बेस्ट था, अगर नहीं था तो फिर मैं अपने बेस्ट के लिए और क्या कर सकता हूँ। और यही चीज़ आपको ध्यान में रख के आगे की प्रिपरेशन करनी है, ओके। आपको किसी और से compete नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से compete करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू मेंटेन योर बायोलॉजिकल क्लॉक अकॉर्डिंग टू द एग्जाम डे। आपका जिस भी टाइम में आपके एग्जामिनेशन है, सपोज आपकी एग्जामिनेशन 9:30 to 12:30 है, तो आपको अपना बायोलॉजिकल क्लॉक उसके हिसाब से आपको रखना है। अगर आपको पता है कि उस दिन मुझे एग्जाम वाले दिन 6 बजे उठ के फिर तैयार होके मुझे पहुंचना है, तो डेली से अभी से आपको हैबिट डालनी है कि 6 बजे उठ के आप, और कोशिश यही करिए कि जो आप टेस्ट दे रहे हैं वो 9:30 to 12:30 के बीच में दें। अगर आपकी टेस्ट जो है, अगर आपकी एग्जाम जो है वो 3 to 6 के बीच में है, तो कोशिश आपको यही करना है कि 3 to 6 के बीच में डेली या अल्टरनेट डेज या जैसे भी आप टेस्ट दे रहे हैं, तो 3 to 6 के टाइम को ही आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि 3 to 6 में आपकी एग्जाम है, आप डेली उस टाइम में आप सो रहे हैं। तो एग्जाम के टाइम ऑब्वियसली नींद तो आएगी नहीं, इतने प्रेशर में नींद नहीं आती है, बट जो हमारा 100% जो चीज़ हमको देना चाहिए वो 100% वहाँ पर निकल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक उसके हिसाब से सेट नहीं होती है। तो जो भी आपका एग्जाम टाइम है, आज से ही आपको कोशिश यही करनी है कि अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक उसके हिसाब से सेट करें, और जिस टाइम में आपकी एग्जाम है उसी टाइम में जो आप टेस्ट दे रहे हैं, कोशिश करिए उसी टाइम में आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू रिवाइज द शॉर्ट नोट्स डेली ड्यूरिंग नाइट। रात के समय, सोने के समय, रोज़ का आधे घंटे का टाइम आपको कम से कम निकालना है। जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को रात को सोने के पहले आपको याद रखना है। फॉर्मूलेज पूरे एक तरह से कंठस्थ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उस टाइम में अगर आपका कुछ भी चीज़ मिस होता है कि यहाँ पर ई था, कि यहाँ जी था, अगर इतनी भी सी भी चीज़ आपके दिमाग में एक सेकंड थॉट आता है, तो वो डेफिनेटली आपके उस प्रेशर को बढ़ाएगी और वो चीज़ कहीं से भी यूज़फुल नहीं होगी आपके एग्जामिनेशन टाइम के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर एक फॉर्मूले आपको एकदम ज़बानी याद रहना चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो एटलीस्ट 5 to 10 to 15 सेकेंड्स में किस तरह से आप उस फॉर्मूले को बना सकते हैं, ये ट्रिक आपको उसमें आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सारे फॉर्मूले हमको याद रहे या सारे फॉर्मूले हम बाय हार्ट करें, बट उन फॉर्मूलेज को एटलीस्ट आपको बनाना उस टाइम में, एग्जामिनेशन टाइम पे अप टू 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स के अंदर अगर आप उस फॉर्मूले को बना पा रहे हैं देन ऑल्सो इट्स वेल एंड गुड। बट ज़रूरी है कि डेली रात को आप सोने के पहले उन सारे फॉर्मूलेज को पढ़ें। डेली जब आप पढ़ते हैं देन डेफिनेटली वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में वहाँ पर स्टेबल होते जाती है। और जब आपके एग्जामिनेशन टाइम है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपके एग्जामिनेशन टाइम में जो आपके फॉर्मूलेज निकल रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से निकलना चाहिए। आपने क्वेश्चन देखा, तुरंत सबकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके जो फॉर्मूले निकलेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेंगे। कॉन्शियस माइंड से जो फॉर्मूलेज निकलेंगे उसमें हमेशा आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि इसमें ये था कि ये था। और सबकॉन्शियस में बैठाने का तरीका यही है कि रात को सोने के जस्ट पहले आप फॉर्मूला
कॉपी आप अपनी रिवाइज करिए एंड देन उसके बाद सोइए। एक और चीज़ जो आपको सोने के पहले करनी है वो ये है कि नेक्स्ट डे का टाइम टेबल जो है वो आपको सोने के पहले रोज सेट करना है। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के उसके बाद फिर हम टाइम टेबल सेट करने लग रहे हैं, वो उससे आधे से ज़्यादा टाइम हमारा निकल जाता है। जब आप सोते हैं उस समय आपको मालूम रहना चाहिए कि नेक्स्ट डे का आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अभी ये जो समय है दिस इज़ अ क्रूशियल टाइम, आपका कोई भी टाइम इसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है आपके पूरे डे की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। डे वाइज प्लानिंग कैसे करते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो किस तरह से आपको डे वाइज प्लानिंग करना है वो चीज़ आप उसमें देख लीजिए। डेली का अपना चार्ट बना लीजिए, लेकिन उसको एक रात पहले आप डिसाइड करके सोइए कि कल मुझे ये चीज़ करनी है। आप जब सुबह उठेंगे तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, आपको पूरा डायरेक्शन आपका दिखते रहना चाहिए कि आज का दिन मेरा ऐसे ऐसे जाने वाला। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया। दोस्तों ये सोशल मीडिया आपका एक तरह से दुश्मन है, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए अब समय आ गया है कि अगर आपके पास अगर आप अब भी सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं तो या तो आपको पूरा डिलीट कर देना चाहिए, या फिर बेटर है कि आप वो कीपैड वाले जो छोटे मोबाइल्स होते हैं उन मोबाइल्स का यूज़ करें। देन यू मे आस्क कि सर फिर हम यूट्यूब से जो एजुकेशनल कंटेंट्स है उसको कैसे देखेंगे? तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स का या किसी और का मोबाइल आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप दूसरे का मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपके पास टाइम की लिमिटेशन रहती है। आप अपने मोबाइल में जब आप हमेशा आपके पास मोबाइल रहता है देन आप अननेसेसरी उसमें ज़्यादा टाइम आप उसमें स्पेंड करते हैं। तो इसलिए बेटर है किसी और का मोबाइल यूज़ कर लो। जितनी आपकी ज़रूरत है, सिर्फ यूट्यूब की ही आई थिंक आपको ज़रूरत पड़ती होगी, व्हाट्सएप की ज़रूरत पड़ती होगी थोड़ा बहुत, तो उनको आप उस समय बस यूज़ कर लिए। और बेटर है, उससे अच्छी चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको कि आप उसको लैपटॉप में यूज़ कर लीजिए। लैपटॉप में भी जब आपका यूसेज रहता है तो वो भी लिमिटेड रहता है, हम हमेशा लैपटॉप में नहीं बैठते, बट मोबाइल आपके पास हमेशा रहता है तो अननेसेसरी फालतू की चीज़ों में हमारा टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है रादर देन काम की चीज़ों के। तो इसलिए अब बहुत ज़रूरी है कि आने वाले एटलीस्ट 20 से 25 दिन के लिए, जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होती है, जस्ट स्टॉप यूजिंग योर स्मार्टफोन, स्टॉप यूजिंग द सोशल मीडियाज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यू मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ योर हेल्थ। आपको एक तो अपनी स्लीप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स, एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप आपकी होनी चाहिए इस दौरान, क्योंकि जब तक आपकी नींद अच्छी नहीं होगी आप में उतनी एफिशिएंसी, उतने एफिशिएंटली आप उतना वर्क नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं कम सो के उस टाइम को सेव करूँगा, बट अल्टीमेटली जब आपकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं है तो वो सेव किया हुआ टाइम भी आपके काम नहीं आएगा। तो एक तो आपको यू मस्ट मेंटेन योर स्लीप। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डेली आप कोशिश करिए, अगर आपके रूटीन में है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वॉक पे जाइए या फिर रनिंग पे जाइए कुछ देर, आधे 1 घंटे का टाइम एटलीस्ट इन एक्टिविटीज़ के लिए। या अगर आप योगा प्रेफर करते हैं, मेडिटेशन प्रेफर करते हैं, तो इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी आपको अभी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने कहा अगर आप सोशल मीडिया को हटा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर सोशल मीडिया से स्ट्रेस रिलीव होता है, वो अल्टीमेटली स्ट्रेस रिलीव नहीं होता, आप और ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। क्योंकि जब आप स्क्रीन टाइम आपका जितना ज़्यादा बढ़ेगा, आप इस चीज़ को महसूस कर लेना, वेदर इट बी थ्रू टीवी, थ्रू पीसी और थ्रू लैपटॉप या फिर थ्रू मोबाइल, जितने भी स्क्रीन टाइम आपके बढ़ेंगे वो अल्टीमेटली आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए उन सारी चीज़ों को छोड़ के आपको नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अपनाना चाहिए। कुछ समय हो सके तो छत में आप टहल लीजिए या अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत घूम लीजिए। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं रादर देन यूजिंग द सोशल मीडिया। सो दीज आर ऑल टिप्स विच यू मस्ट फॉलो टू गेट अ बेटर स्कोर इन योर गेट एग्जाम। और जैसा कि मैंने बताया सबसे ज़रूरी अब जो चीज़ है वो है रिवीजन और टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में, गेट लेक्चर्स फॉर मैकेनिकल, आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी अभी डेली क्विज की सीरीज़ चालू हो रही है और ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जनरली टेस्ट सीरीज़ जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत से इररेलेवेंट क्वेश्चंस आपको उसमें मिलते हैं। तो ये छोटी टेस्ट होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि 3 घंटे, जनरली होता क्या है कि हम 3 घंटे के नाम से हम टेस्ट सीरीज़ नहीं देते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट्स के टेस्ट रहेंगे, हार्डली 20 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे और सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो 2 दिन बाद आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक वीडियो के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो उसमें आपको डेली के उसमें क्विज मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, रोज़ की आपको टेस्ट मिलेगी और सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस की टेस्ट आपको मिलेगी उसमें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सारे सब्जेक्ट्स जो है वो मिक्स्ड फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि हमारी अभी जो प्रिपरेशन है वो इसी तरह से होनी चाहिए। आपको ऑब्वियसली अब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट
टेस्ट में तो अब ध्यान देना ही नहीं है आपको। अब जो फुल लेंथ टेस्ट है जो जिसमें सारे सब्जेक्ट्स एक साथ रहते हैं उसी तरह की टेस्ट आपको चाहिए, तो वैसी शॉर्ट टेस्ट हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगी। 2 दिन बाद से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डेली की एक टेस्ट आपको उसमें मिलेगी, आप उसको अटेम्प्ट करिए और प्रॉपर वहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। ये सारी कंप्लीट एनालिसिस आपको वहाँ से मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज के एनालिसिस के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक मैंने वीडियो बनाया था, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। आप यहाँ पर आई बटन में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और प्रॉपर एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया था किस फॉर्मेट में आपको उस टेस्ट सीरीज की एनालिसिस करनी चाहिए, तभी वो टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू for your preparation. I wish you all the very best for your exams, for your preparation. Thank you so much.